सेक्शन है जहां पे पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति जिसको अपन ने नोटिफाइड किया था ऑफिशियल गैजेट में, अगर वो उसको उस तारीख को वहां पर उपस्थित नहीं होता या वो कंप्लाई नहीं करता है तो क्या करेंगे, उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है कितनी तक की, 1 साल तक की। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर बोथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पहला जो सबसेक्शन है जहां पे बात की गई है किसकी, पनिशमेंट की, कि 1 साल अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो 1 साल तक की सजा या फाइन या फिर बोल। ठीक है, अब देखिए, हाँ, और ये जो ऑफेंस है वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो सबसेक्शन 4 में बता दिया गया है। अब सेक्शन 8 जो अपन ने वहां पे पढ़ा था कि ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ऑफ द डिस्क्लोज ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द ऑर्डर, आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना। तो भाई ये तो एक टाइप का क्या बोल सकते हैं, नेचुरल जस्टिस है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो उसको भाई डिटेंशन के आधार बताए जाएंगे, ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि किस बेस पे आपको ये यहाँ पे डिटेन करके रखा है। तो ये बोलता है when a person is detained in a pursuance of the detention order, the authority making the order shall as soon may be but ordinary not later than 5 days। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को जिसको आपने डिटेन किया गया है उसको आपको 5 दिन के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन उसको उसके ग्राउंड्स बताने के क्यों आपको डिटेन करके रखा है, जिससे वो व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज बोली है, अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं जहां पे वो तुरंत बताना उसको जरूरी नहीं है, तो फिर आप उसको कहां पे कितने टाइम में, जो 15, अगर एक्सेप्शनल कंडीशन है, जनरली में तो आपको कितना 5 दिन में बता देना है, एक्सेप्शनल कंडीशन में आपको कितने 15 दिन मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन में आपको उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, जिससे वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए। सबसेक्शन 2 बोलता है नथिंग इन सबसेक्शन शैल रिक्वायर द अथॉरिटी टू डिस्क्लोज अ फैक्ट। अगर मान लीजिए अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं, मान लीजिए वो जनरल पब्लिक या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। तो अब एडवाइजरी बोर्ड गठित होती है जिसके समक्ष क्या होता है, उस व्यक्ति को पेश किया जाता है। तो सेक्शन 9 बात करता है एडवाइजरी बोर्ड के। तो कौन कौन गठित कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड गठित कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्पस एक्ट के पर्पस के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या अपन को बात ध्यान रखनी है कि इसमें कितने होंगे, 3 मेंबर होंगे। इस एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, 3, और जिनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन इन व्यक्तियों की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका सबसेक्शन 3 बोलता है वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड हु हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट और हैज बीन चेयरमैन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 3 मेंबर हैं इसमें से एक बनेगा चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन बनेगा, या तो वो अभी एक्टिंग में जज है हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज रहा है। ठीक है, the appointment of the advisory board of any person who is the judge of the high court state shall be with the previous approval of the state court। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम किसी दूसरे स्टेट के जो हाई कोर्ट जज है वहां अपने स्टेट के लिए हम उनको एडवाइजरी बोर्ड में चेयरमैन बना रहे हैं, तो उस जो स्टेट से जो बिलोंग करते हैं तो वहां की क्या रहती, अपन को
कंसेंट जरूरी है, अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 10 है रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड। Save as otherwise expressly provided in this act, every case where the detention order has been made under this act, the appropriate government within a 3 weeks from the date of detention। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एप्रोप्रिएट ऑफिसर within a 3 weeks from the date of detention वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको, एडवाइजरी बोर्ड को। कितने, 3 वीक्स की इसकी में लिमिटेशन दी गई, जिसमें वो रिपोर्ट बताएंगे, ग्राउंड्स बताएंगे कि इस व्यक्ति को किस फैक्ट मेंशन करेंगे कि इस व्यक्ति को क्यों डिटेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 11 बात करता है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया। अब इनके पास तो रिपोर्ट आ गई एडवाइजरी बोर्ड के पास, अब ये कौन से प्रोसीजर अपनाएंगे, तो ये क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इनको जरूरी है या तो उस ऑफिसर से या उस पर्सन से, तो वो उससे रिपोर्ट लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, अगर उसको एसेंशियल लगते हैं तो उसको एनालाइज करने के बाद ये विद इन 7 वीक्स, कितने, 7 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, ये क्या करेंगे, अपनी जो भी इनने एनालाइज किया जो भी रिपोर्ट पे, वो क्या करके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो भेज देंगे, ठीक है, रिपोर्ट विद इन 7 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। Whereas subsection 2, the report of the advisory board shall specify the separate part thereof, the opinion of advisory board as to the whether and not there are sufficient cause to detention। अब क्या करेंगे, इस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे कि भाई इस ये जो पला व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया है, इसके लिए ग्राउंड्स हैं कि इसको स्पेसिफाई करेगा, उनका ओपिनियन रहेगा उसमें कि भाई इसको डिटेन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर इसको रिलीज करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका सबसेक्शन 3 बोलता है, अगर मान लीजिए इनके जो ओपिनियन है वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिससे राय एक नहीं बन पा रही, तो जो मेजॉरिटी की जो राय होगी मेंबर्स की वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसका सबसेक्शन 4 बात करता है कि इसमें जो व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया है वो अपना रिप्रेजेंटेशन लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 12 देखते हैं, एक्शन अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अब देखिए एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट दी, ठीक है, अब उस पे एक्शन क्या लेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर उसको सफिशिएंट कॉज लगता है कि उस व्यक्ति का डिटेंशन किया जाना चाहिए तो उसको कंफर्म कर देगा जो उसको डिटेन करके रखे हैं, या तो फिर उसको चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर अगर एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट है, यहाँ पे बहुत वर्ड सेल मेंशन किया गया, सेल लिखा गया है जो मैंडेटरी है, अगर उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है इस व्यक्ति को डिटेन करने का, तो उस व्यक्ति को फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिलीज कर देगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 13 है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो उसका पीरियड, अगर डिटेन किया गया है तो उसको 12 मंथ से ज्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक प्रोविजो है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ये किसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये जो 12 मंथ्स का है, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिवोक कर सकती है या उस डिटेंशन ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर, ठीक है। अब सेक्शन 14 है रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है, निरोध आदेश वापस लेना। तो सबसेक्शन 1 है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट एट एनी टाइम रिवोक और मॉडिफाई, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कभी भी उस ऑर्डर को रिवोक कर सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, अगर मान लीजिए इसमें ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग द ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द ऑफिसर मेंशन, जो
सेक्शन 3 में हमने जो ऑफिसर पढ़े थे उनके द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं, मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जो किसने अपॉइंट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस जो डिटेंशन ऑर्डर है वो कौन वापस रिवोकेशन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इसने अपॉइंट किया है। अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है वो किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसका रिवोकेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए बी बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग दैट द ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया था, तो इसका रिवोकेशन कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफिसर है तो जो इसका अपॉइंटमेंट जिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किया तो वो रिवोक करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने रिवोक वो ऑर्डर पास किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 14A है, circumstances in which a person may be detained in a period longer than 3 months without the obtaining the opinion of advisory board। अब देखिए मान लीजिए ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती हैं जहां इतना समय नहीं है या ऐसी कोई स्थिति है जहां पे एडवाइजरी बोर्ड को से ओपिनियन ना लिया जाए, उनसे रिपोर्ट ना लिया जाए, तब ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन में बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के उस व्यक्ति को डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन 14A, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अथॉरिटी, एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ the detention has been made under this act at the time before the 18th day of June 1989 of the detained without the obtaining the opinion of the advisory board period longer than 3 months। ठीक है, तो 3 महीने से ज्यादा के लिए उसको क्या किया जा सकता है, 3 महीने से ज्यादा से उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, लेकिन वो कितना एक्सीड नहीं करेगा, 6 मंथ। ठीक है, इसमें किसका अप्रूवल नहीं चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, अब देखिए अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है कि कब करेगी, इसका यूज कब करेगी, कैसी कंडीशंस जो अपन ने एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस देखी तो वो कैसी कंडीशन होंगी। तो अगर मान लीजिए कोई डिस्टर्ब एरिया है जहां पे क्या है, कोई टेररिस्ट या डिसरप्टिव एक्टिविटीज है, ठीक है, या मान लीजिए सेकंड बोलता है फॉर द एक्टिंग इन द प्रेजुडिशियल जो डिफेंस ऑफ इंडिया पे इफेक्ट करना, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे, या सिक्योरिटी ऑफ द कोई स्टेट पे, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी। ठीक है, अगर इन चीजें इन ग्राउंड्स पे आता है तो उस पे बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है, जो 3 महीने से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है। सेक्शन 15 देखते हैं यहाँ पर, टेम्परेरी रिलीज ऑफ द पर्सन डिटेन्ड। अब देखिए द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एट एनी टाइम, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति के कंडक्ट के द्वारा कि ठीक है, तो उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कंडीशन इंपोज करने के बाद उसको व्यक्ति को रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, या उसकी जो रिलीज है, मान लो पहले रिलीज किया तो उसको कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2 बोलता है तो अब उस व्यक्ति को रिलीज जब किया जाता है तो उससे क्या करवाते हैं, बॉन्ड साइन करवा देते हैं। ठीक है, जो विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, और उस बॉन्ड में डायरेक्शन मेंशन होगा कि आपको इस तारीख या कंडीशन मेंशन होगी कि इस तारीख पे आपको प्रेजेंट होना है या आना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड है एनी पर्सन रिलीज अंडर सबसेक्शन 1 सेल सरेंडर हिमसेल्फ एट अ टाइम। अब जो टाइम मेंशन जो बॉन्ड में किया गया था उस टाइम पे उसको प्रेजेंट होना, अगर नहीं करता तो वो फेलियर मान जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो अगर वो उसको फॉलो नहीं करता, फेल करता, तो उसकी जो भी रिलीज है उसको कैंसिल किया जा सकता है।
अगर कोर्ट बोलता है अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, फेल करता है उसकी जो रिलीज किया गया था, जो बॉन्ड किया गया था, उसको फेल करता है बिना सफिशिएंट कॉज के, तो उसको कितना 2 साल तक की सजा या फाइन या विद बोथ। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये अपन को सेकंड पनिशमेंट जो अभी मिली है इस एक्ट में कि अगर आप बॉन्ड का वायलेशन करते हैं तो आपको कितनी 2 साल तक की सजा, फाइन और बोथ हो सकता है। ठीक है। Fifth, if any person released under subsection fails to fulfill any of the condition imposed him shall be declared। ठीक है, तो ये जो बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फेल करता है बॉन्ड को, तो फिर क्या कर सकते हैं, उस पे बॉन्ड को भी फ्री और रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक। सेक्शन 16 है प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। तो कोई भी सूट, ना कोई लीगल प्रोसीडिंग, ना कोई सूट किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के अगेंस्ट में नहीं लगाया जाएगा अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, या इस एक्ट के परसेंस में कोई एक्ट किया है गुड फेथ में, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी। अब देखिए सेक्शन 17 है एक्ट नॉट टू इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेंशन अंडर द स्टेट लॉ। इसमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए ये एक्ट आया था 1980 में। ठीक है, इसके पहले हर स्टेट के, मान लीजिए कुछ स्टेटों के जो डिटेंशन लॉ रहे हैं, अगर उसके थ्रू किसी व्यक्तियों को डिटेन किया गया है तो ये उन पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। और सेक्शन 18 है रिपील एंड सेविंग। तो ये क्या था, पहले एक्ट, इसके पहले ये क्या था, और इसमें 1980 का ऑर्डिनेंस आया था, तो उसको रिपील करके ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बना दिया गया था। तो ये यहाँ पे अपना एक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये रिवीजन सीरीज। आगे मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू।